फिजिक्स पोर्शन में पहला क्वेश्चन 127 का आइडिया ये है कि फ्लूइड का एक फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं फ्लूइड के बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, काफ़ी हैं लेकिन दो बेसिक हैं। एक स्ट्रीमलाइन होता है लेमिनर और एक चियोटिक होता है या टर्बुलेंट। हर वो फ्लो जो यूनिफॉर्म ना हो, जिसमें वेरिएशंस हो, जिसमें उतार चढ़ाव हो, जिसमें डिस्टर्बेंस हो, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्ट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम की कहानी हो, यूनिफॉर्मिटी ना हो, पुरसकून ना हो, वो चियोटिक होता है। तो सिंपल बात यही है कि फ्लूइड फ्लो हमें मिला है, इसमें दो बातें हैं। हमने देखा कि इसका जो स्पीड है वो वेरिएबल है, और हमने देखा कि फ्लूइड फ्लो के अंदर हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी मिली है, इसकी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ फ्लो भी चेंज हो रही है। यानी कभी 1 सेकेंड में ज़्यादा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कभी 1 सेकेंड में कम। जब रेट ऑफ फ्लो भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म या लेमिनर या पुरसकून या स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। द फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड चियोटिक फ्लो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 128 फॉर यू। फरमा रहे हैं कि एन ऑसिलेटर स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। अच्छा, आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इस पॉइंट को पॉजिटिव एक्सट्रीम कह देता हूँ, इस पॉइंट को नेगेटिव एक्सट्रीम कह देता हूँ, और इस पॉइंट को मीन कह देता हूँ। मैंने ऑसिलेटर का स्टेटमेंट देखा, मैंने अपने लिए पॉइंट्स ले लिए। अब ये मोहतरम फरमा रहे हैं कि ऑसिलेटर ने पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले लिया। ओके, फिर क्या हुआ? कहा कि हाफ टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड? हाफ टाइम पीरियड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाफ टाइम पीरियड के बाद, तो आप जानते हो एक टाइम पीरियड होगा तो क्या होगा? तो आप फरमाओगे कि सर एक टाइम पीरियड में ये एक वाइब्रेशन करेगा, और अगर एक वाइब्रेशन करेगा तो जाएगा भी और वापस भी आएगा, यानी जाकर वापस आना, ये 1 टाइम पीरियड का काम है। तो हाफ टाइम पीरियड का काम होगा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सट्रीम पर आएगा। कोई गई था तो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव पर जाकर वापस आ जाना, इट इज 1 टाइम पीरियड। लेकिन हाफ टाइम पीरियड मीन के सिर्फ गया है लेकिन वापस, तो अगर ये यहाँ से यहाँ आया है तो इट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अब ये यहाँ मौजूद है और मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जो फासला होगा दैट विल बी इक्वल टू, और एम्पलीट्यूड इज 1x0, एम्पलीट्यूड इज 1x0। तो अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम से रवाना हो जाए, किसी भी एक्सट्रीम से, और वो हाफ ऑफ टाइम पीरियड के लिए मोशन करें, तो आफ्टर हाफ ऑफ टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन विल बी 1x0, इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन विल बी 1x0 डियर स्टूडेंट। यानी यहाँ से यहाँ गया, इट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड, और मीन से लेकर यहाँ तक 1 एम्पलीट्यूड होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 फॉर यू। लेट मी डिस्कस जी, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कस, आप रीजनिंग कर सकते हो, यू आर अलाउड। 130 in 129, 300 waves in a medium can propagate to a point in 50 seconds. नंबर ऑफ वेव्स आपको मिले हैं 300, और टाइम ऑफ ट्रेवल आपको मिला है 50 सेकेंड। और ऑप्शंस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T/N, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है N/T। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हुजूर T इज इक्वल टू टाइम कितना है 50, और ये कितना है प्लीज 300, ये कैंसल, एंड इट इज 0.16 सेकेंड, यही आता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300/50, और इट इज 6 हर्ट्ज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ A एंड D, या बोथ B एंड C, कुछ इस तरह है। हाँ, ऑप्शन C ठीक है, बोथ A एंड D, C सही दिखाना। 130 फॉर यू। 130 थर्मोडायनामिक सिस्टम में एक्सपेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है? बोले शाबाशी। जहां एक्सपेंशन होगा वहां चेंज इन वॉल्यूम होगा, और जहां चेंज इन वॉल्यूम होगा वहां वर्क कभी जीरो, तो वर्क तो जीरो नहीं है। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो वर्क तो हुआ है। अब जो वर्क हुआ है वो या पॉजिटिव हो सकता है और या नेगेटिव, लेकिन एक्सपेंशन में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? An increase is always taken positive. So therefore the work done during expansion will be positive. It means अगर expansion हुआ है
So work done must be positive and the correct option is option D. 131 on board. 1000 joules of heat is gained by a system isochorically, then the work done will be. The loaded word is isochoric. Isochorically mean के कुछ भी करो लेकिन चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, और जहां वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है वहां थर्मोडायनामिक्स में वर्क भी जीरो होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 132 dear students. 132 mass of fluid during streamline ideal flow is. तो देखो जब आप कहोगे आइडियल फ्लो, क्या कहोगे शाबाशी? स्ट्रीमलाइन और आइडियल फ्लो. तो इट मीन के इस फ्लो में नो लॉस, नो एवापोरेशन, कोई खाना नो एवापोरेशन, नो एब्जॉर्प्शन. आपको पता है फ्लूइड का मास कब कम होता है फ्लो में? जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो. तो देखो स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि मजीद क्वांटिटी इसमें शामिल, ना इससे क्वांटिटी जा सकती है ना इसमें क्वांटिटी. तो स्ट्रीमलाइन मीन के एक्सटर्नल क्वांटिटी तो शामिल नहीं होगी. अब जो इंटरनल क्वांटिटी है जो ऑलरेडी फ्लो में है उसमें या एब्जॉर्प्शन आ रहा हो या इवापोरेशन हो रहा हो तो फिर मास कंजर्व नहीं होगा. लेकिन जब आपने आइडियल बोला तो आइडियल फ्लूइड में ना इवापोरेशन होता है और ना एब्जॉर्प्शन होता है. तो स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं आएगी, और आइडियल का मतलब है कि इवापोरेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर बेन. और अगर ये दोनों बेन हो गए तो फ्लो का जो मास होगा फ्लूइड का दैट विल रिमेन्स कंजर्व. आइडियल एंड स्ट्रीमलाइन इस बात का सबूत है कि फ्लो का जो मास है दैट मास इज कंजर्व, क्योंकि आइडियल मीन्स नो एवापोरेशन एंड नो एब्जॉर्प्शन, और स्ट्रीमलाइन मीन नो एक्स्ट्रा क्वांटिटी विल बी इन्वॉल्व इन द फ्लो, so mass will be conserved and the correct option of the question is A option. हमारा क्वेश्चन है 133 ऑन बोर्ड. 133 फरमाता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज 1000 जॉल पर केजी पर केल्विन. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1000 जॉल पर केजी पर केल्विन. तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मतलब ये है, देख लो मैं इसको लिख रहा हूँ. C इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं 1000 जॉल डिवाइड बाय 1 kg और 1 केल्विन, तो यही लिख सकता हूं ना. अब यही लफ्जों में ऑप्शन में लिखा है कि स्पेसिफिक हीट की 1000 वैल्यू इस बात का सबूत है कि यहाँ 1 kg ऑफ सिस्टम को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1000 जॉल का हीट दिया है. तो द हीट रिक्वायर it means that 1000 joule of heat is required to increase the temperature of 1 kg for 1 Kelvin. समझ आ गई है ना? इजी है. 1000 joule of heat is required for 1 kg of system to increase its temperature for 1 Kelvin. So correct option इसमें क्या होगा? यो ऑप्शन बोवायु. पहला ऑप्शन 1000 joule of heat will increase the temperature for 1 Kelvin. तो क्या इसमें 1 kg का जिक्र आया? तो ये वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो रही. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बी है 1000 joule of heat will increase the temperature of 1 kg for 1 Kelvin बेस्ट है, और 1000 joule heat can keep temperature at 1 Kelvin बिल्कुल नारवा है. समझ आ गई है? तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसका बेस्ट इंडिकेशन है. 134 फॉर यू. आइसोबैरिक प्रोसेस फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम विद पॉजिटिव वर्क. तो देखो दो चीजें मिलाई हैं. माय डियर स्टूडेंट, द स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स टू वर्ड, लोडेड वर्ड, आइसोबैरिक and work is positive. Work is तो ऑप्शन में इन दो इंफॉर्मेशन का वर्ड होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, जब आप कहोगे आइसोबैरिक तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट हो गया. और पॉजिटिव वर्क मीन के वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो क्या होगा? और इंक्रीज मीन के सिस्टम मोहतरम क्या करेगा? एक्सपेंशन. तो वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें सिस्टम ने क्या किया होगा? एक्सपेंशन किया हो बट कांस्टेंट प्रेशर. तो एक एक ऑप्शन के पास जाते हैं. पहला ऑप्शन प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबैरिक है, और एक्सपेंशन है क्योंकि वर्क पॉजिटिव. पहला ही ठीक है. एहतियातन बाकी पढ़ते हैं. प्रेशर डिक्रीज गलत है, आगे बढ़े. प्रेशर कांस्टेंट ठीक है बट कंट्रैक्शन में वर्क नेगेटिव होता है, वर्क पॉजिटिव नहीं होता, छोड़ दें इसको. तो प्रेशर इंक्रीज गलत है. करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही ठीक है. लेट मी एक्सप्लोर 135 for you people. 135 on board.
Ratio of kinetic energy and potential energy of simple pendulum is 1:1. काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशो ऑसिलेटर के लिए 1:1 है. आई एम डिस्कसिंग 135. फरमाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो 1:1 आया है. बताओ कि ऑसिलेटर का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो आसान है, ये पोटेंशियल और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट मीन के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल. अब काइनेटिक का फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल का फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाते हैं, वर्ड जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. हमारे पास इधर माइनस एक्स लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स नॉट स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2. ये करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन ऑफ 135 फॉर यू पीपल इज कम या पैटिक देखा नाम डी सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन होगा 136. Let me explore 136 for you. 136 फरमाता है कि an oscillator moves from mean position for 0.5 मीटर मैक्सिमम. यानी जब इन्होंने कहा 0.5 मीटर, आप सुन रहे हो ना, ये 0.5 मीटर कहा तो आप समझ गए कि ये किस चीज की वैल्यू है प्लीज. लेकिन साथ में किस चीज का लफ्ज लगा दिया, मैक्सिमम. 0.5 मीटर मैक्सिमम, इट मीन कि ये डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम बन जाए तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है मुसलमानों, एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर इज ऑलवेज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम मैक्सिमम इट बिकम एम्पलीट्यूड. तो इट मीन के 0.5 मीटर मैक्सिमम मीन के दरअसल किस चीज की वैल्यू गिवन है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.5 मीटर है. इस मुकाम पर एक्सेलरेशन बता दो. तो आप जानते हैं कि एट एम्पलीट्यूड एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यही है ना. तो आप वैल्यू पुट करें, ऑप्शन में ओमेगा को नहीं चढ़ा गया तो आप भी ना चढ़े, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5, 0.5 इज 1/2, तो इट इज ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2. करेक्ट ऑप्शन क्या है, शाबाश, सी ऑप्शन सही है. समझ आ गई है. किसी ने से गलत किया है, किसी ने गलत नहीं किया, सबने ठीक किया है. चलो अच्छा है, तो ज्यादा ही फ्रेंडली क्वेश्चन बन गया. अच्छा सबका ठीक है. तो 137 क्या है, लैप्लास assumption अबाउट प्रोपगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल, याद है ना. हाँ एडियाबेटिक. लैप्लास ने कहा था कि ये एडियाबेटिक, प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है, एडियाबेटिक है. शाबाश. हमारा नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 प्लीज. 138 फरमाता है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज. ये अच्छा क्वेश्चन है, बस आसान बन गया, वरना इसमें अच्छा ट्रिक बन सकता है. देखो डियर स्टूडेंट, आपको वेव नंबर 1 दिया है, ये वेव नंबर 1 है और इसके साथ वेव नंबर 2 मिलाया गया है. वेव नंबर 2 है और बताओ कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव है. क्रस्ट से ट्रफ मिला है और ट्रफ से, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, x. जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है. रिजल्टेंट क्या हो जाता है, फिलहाल तो 0, क्योंकि पूरा क्रस्ट पूरे ट्रफ को कैंसिल करेगा. मजा तब आता जब आपको ये फिगर में इस तरह दे देता, तो फिर थोड़ा सा फ्यूजन क्रिएट हो जाता. देखो ऐसे कर लेता, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे कर लेता, आप साथ दीजिए प्लीज. अगर मैं इसको वेव नंबर 1 कहूं और मैं आपके लिए इधर एक वेव नंबर 2 बना दूं, कुछ समझ आ गई है. स्टिल इट इज कौन सा इंटरफेरेंस, इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बट इफ आई मेंशन दैट द पीक एम्पलीट्यूड इज 2x, क्या है 2x, एंड हियर आई मेंशन इट इज x, तो अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखकर यही समझते हैं कि रिजल्टेंट 0 होगा, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट मिनिमम है बट 0 नहीं है, क्योंकि इसका x जो है
वो इसके 2x से x कैंसिल कर देगा एंड द रिजल्टेंट हमें रिमेन्स x। तो फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल नॉट बी जीरो, इट विल बी x होगा। समझ आ गई है? सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो। यहाँ पर चूंकि इक्वल एम्पलीट्यूड है तो डिस्ट्रक्टिव से आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर इस डायग्राम की जगह वो डायग्राम होता डियर स्टूडेंट, फिर आंसर 1x होता, फिर आंसर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बावजूद भी 1x होता। फिलहाल आंसर क्या है शाबाशे? जीरो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा अगला मरहला है 139 का। फरमाया जा रहा है दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, दोनों से 20 बीट्स इन 2 सेकेंड्स पैदा हो रहे हैं। बीट्स की तादाद कितनी है? 20 इन 2 सेकेंड्स। अगर एक की फ्रीक्वेंसी जो है 200 है ना, अगर एक की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? बताएं शाबाश प्लीज। नान है। 220 तो नहीं लिया ना, 180 तो नहीं लिया। आप कहें सर बीट्स 20 है लेकिन कितने सेकेंड में? तो अगर 2 सेकेंड में 20 है तो बीट्स इन 1 सेकेंड कितना होगा? 10। तो फ्रीक्वेंसी में 10 का डिफरेंस होना चाहिए, और 10 का डिफरेंस मीन कि अगर एक 200 है तो दूसरा 210 हो या 190 हो, या 190 हो या 210 हो, लेकिन यहाँ ना 190 है ना 210 है। तो करेक्ट आंसर क्या है शाबाशे? नन ऑफ दीज, और ऑप्शन है डी। हम ऑप्शन लेंगे क्वेश्चन के 140 के, और 140 में फरमाया जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम पेज नहीं खाना। सेकेंड पेंडुलम वो है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 2 मीन 0.5 हर्ट्ज, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 141। 141 on board. A pendulum is oscillating with amplitude of y. ठीक था? What will be energy at extreme? एनर्जी के साथ काइनेटिक बोला है, पोटेंशियल बोला है। जब कुछ नहीं बोला देन यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ, एंड टोटल एनर्जी का फार्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर अलोंग विद एम्पलीट्यूड स्क्वायर। समझ आ गई है? ये टोटल एनर्जी का इक्वेशन है। अब सिर्फ सिंबॉलिक गेम है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, एम्पलीट्यूड को इन्होंने कैपिटल Y कहा तो आप कैपिटल Y स्क्वायर ले लें, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। दे पे खाना 141 बिल्कुल बी सही है। हमारा योमेंट योजले ब्याओ गोरम, योजले गोरम खाना, हाँ योमेंट 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 हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पेंडुलम कहा है, यही तो मेन ट्रिक है। हाँ, ये के वहां आता है जहां स्प्रिंग मास सिस्टम हो। अगर पेंडुलम के बजाय डियर स्टूडेंट ऑसिलेटर कहा होता, क्या कहा होता? अ सिंपल हार्मोनिक खबर है। अगर क्वेश्चन में होता अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो बोथ ए एंड बी, फिर ठीक था। लेकिन यहाँ पेंडुलम कहा, पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी में स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या काम? समझ आ गई है? तो पेंडुलम के लिए के हराम है जनाब, तो आप हराम से दूर रहेंगे। 142 हमारे पास 141 में करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशे? बी है। वेरी नाइस। 142 मतलब दो का आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 142 when an oscillator moves from mean extreme position, from mean to extreme, ऑसिलेटर आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू। एक ऑसिलेटर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली है? क्या जैसा एक्सेलरेशन वैसा फोर्स, ये ईमान रखते हो? वेरी गुड। तो अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली है तो फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के साथ। इट मीन जब जब जिस मोशन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, और जब ऑसिलेटर मीन पॉइंट से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। यही वजह है कि एक्सट्रीम पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या है शाबाशे? इंक्रीज है, और इंक्रीज किस ऑप्शन में लिखा है? बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 143। इस जिले से खुश हो या खफा हो?
जो टेस्ट डिले से खफा है वो हाथ उठाएं प्लीज। 1 2 3, वेरी गुड। और जो खुश है वो हाथ उठाएं। मतलब आप खेल नहीं रहे हो। जो खुश हैं कि डिले हो जाए वो सबक सीख जाए, इट मीन कि वो डरने वाले हैं, डरते हैं, घबराने वाले हैं। और जो खफा है कि हमारा बस से लेट हो, तो समझो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। समझ गए हो? तो अब ये जो आपको डिले का मौका मिला है इससे फायदा उठाएं, ताकि आप 2 हफ्ते के बाद फिर जानेमाज पर बैठकर डिले की दुआएं ना मांगे, बल्कि आप भी उनमें शामिल हों कि बस ये टेस्ट होना है तो हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 143। 143 फरमाता है 2 ऑसिलेटर्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180। अगर 2 ऑसिलेटर्स हैं और उनमें फेज डिफरेंस कितने डिग्री का है, और 180 हमेशा कहते हैं बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, दयोबल न बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अलग थलग। तो अच्छा बताओ, अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो बिल्कुल अपोजिट मीन दूसरा मस्ट बी ऑन। तो इफ वन इज ऑन वन एक्सट्रीम देन द अदर विल बी ऑन द अदर एक्सट्रीम, क्योंकि 180 मीन बिल्कुल उल्टा, और बिल्कुल उल्टा मीन कि अगर एक पॉजिटिव पीक पे है तो दूसरा नेगेटिव के पीक पे होना चाहिए। 180 फेज डिफरेंस का यही मतलब है, बिल्कुल अपोजिट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि 143 है कि अगर एक ऑसिलेटर इज ऑन एक्सट्रीम, A is on one extreme then B will be on the other extreme, यानी एक पॉजिटिव पर दूसरा नेगेटिव पर, तो ऑप्शन ए सही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स 144 ऑन बोर्ड, a pendulum is maximum kinetic energy state gap between extreme and its position is। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है और एक ऐसे मुकाम पर है जिस मुकाम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। गुड, इंफॉर्मेशन में क्या है कि पेंडुलम ऐसे मुकाम से गुजर रहा है कि वहां इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और आप समझने वाले हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो कौन सा मुकाम है। अब क्वेश्चन ये है कि जिस मुकाम पर ये मौजूद है वो ऑसिलेटर का क्या कहलाता है, पोजीशन। उस वक्त ऑसिलेटर जिस मुकाम पे है उसका पोजीशन है। तो ऑसिलेटर के पोजीशन और एक्सट्रीम के दरमियान जो गैप होगा वो क्या होता है। तो अगर ऑसिलेटर मीन पर है तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान गैप इज इक्वल टू एक्स नॉट, इज इक्वल टू 1 एक्स नॉट। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कितना गैप होता है, 1 एक्स नॉट होता है। पेंडुलम की काइनेटिक मैक्सिमम है, वो मीन पर है, मीन उसका पोजीशन है। तो इसके पोजीशन और एक्सट्रीम के दरमियान गैप, द गैप बिटवीन एक्सट्रीम एंड पोजीशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड इज नोटेड बाय एक्स नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन सही है। ताकि पूछी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जनाब, लगते आसान हैं और छोटे छोटे धोखे हैं इसमें। कैलकुलेशन से एवॉइड किया है, पिछले टेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया था, टफ बनाया था, इसको थोड़ा सा सरफेस पे बना लिया। एनी हाउ देखते हैं, इसमें भी जल्दी करने वालों से गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, किसी के सारे ठीक है अभी तक, फिजिक्स के सारे जिसके ठीक हो, ऐसा कोई शाकार है यहाँ? नहीं है। सारे अजूबे हो, शाकार हो या अजूबे हो? अजूबा अच्छा होता है या शाकार अच्छा होता है? शाकार अच्छा होता है ना। अच्छा 145, a simple pendulum has some time period t. What will be the % change in its time period if its amplitude is increased या decreased by 5%? बहुत आसान और सिंपल सी बात है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन दो का दो से कोई रिलेशन नहीं है। इन दो का दो से रिलेशन हराम है, और जिन दो से इनका रिलेशन नहीं है वो है एनर्जी प्लस एम्पलीट्यूड। ये वो 4 चीजें हैं ऑसिलेटर के लिए कि इनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक ही पेंडुलम को कम एनर्जी कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करो, आपको टाइम पीरियड वही मिलेगा। फिर उसकी एनर्जी और एम्पलीट्यूड ज्यादा करो, आपको टाइम पीरियड वही मिलेगा। बिकॉज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आर द इंट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ ऑसिलेटर, and amplitude and energy are the extrinsic behavior of oscillator। ये दोनों environment से मुहैया होते हैं और ये oscillator अपने structure से build करता है। intrinsic वो होते हैं जो oscillator के structure पे depend करते हैं, और extrinsic वो होते हैं जो environment से उसको gift के तौर पर मिलते हैं। अब मेरी बात समझ गए हो? यहाँ से एक तार लगाकर पेंडुलम बना दो
तो उसका लेंथ उसके स्ट्रक्चर में आता है और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। तो ये लेंथ क्या है, उसका स्ट्रक्चर है, तो ये अपने स्ट्रक्चर से वाबस्ता है लेंथ और फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैं एनवायरमेंट हूं, मैं उस पेंडुलम को पकड़कर थोड़ा खींचूंगा तो मैंने एनर्जी और एम्पलीट्यूड कम दिए, मैं उसको ज्यादा खींचूंगा तो मैंने एनर्जी और एम्पलीट्यूड ज्यादा दी। तो एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी आर एक्सट्रिंसिक बिहेवियर while time period and frequency are intrinsic behavior. So ये आप इसमें रिलेट नहीं है। तो कथा सुधा हर समय चेंज की देगी बस चेंज नाराजी द चेंज विल बी 0% एंड 0% मीन्स 145 में वाई हरानो डी ऑप्शन सही है। 146 डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो आप जानते हैं डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जानते हो ना। अगर आप चाहते हो कि ये सारा हीट वर्क में चला जाए तो इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या करना होगा, और डेल्टा यू तब जीरो होगा जब डेल्टा टी जीरो होगा, और डेल्टा टी तब जीरो होगा जब प्रोसेस, तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें सारे का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट होता है। नुजबोगोरम ऑप्शन है आइसोथर्मल, ए ऑप्शन ठीक है। 147 ऑन बोर्ड, a mass attached to spring vibrates back and forth at the equilibrium position। कौन सी बात सही, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं खाना नो, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के लिए कौन सी बात सही, हम एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, गलत है क्योंकि मीन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। वेलोसिटी रीच मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक। द मीन मान दी ऑसिलेटर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पर जीरो होती है। वेलोसिटी एट एक्सट्रीम इज जीरो बट एट मीन इट इज मैक्सिमम। नेट फोर्स मैक्सिमम फिर गलत है, और आगे है वेलोसिटी जीरो, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, शाबाश, मीन पोजीशन पे सिर्फ वेलोसिटी ही मैक्सिमम है, बाकी ऑप्शन में मजाक किया है आपसे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 148 फरमाता है, क्या फरमाता है, ये फरमा रहा है अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 1 मीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेव स्पीड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जानते हो, और फ्रीक्वेंसी की जगह आप 1/t लिख सकते हो, तो 1/2 इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन जो भी है बी ऑप्शन सही है। 149 है स्टूडेंट, 149 फरमाता है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट मीन एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। तो आप कहें सर काइनेटिक एनर्जी मीन पर हो तो इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर हो तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो ये टोटल के बराबर हो जाती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इज 1। So the correct option of the question is 149, 149 ऑप्शन बी ठीक है। हमारा अगला, क्यों पहली बार सुना 149 अंग्रेज के जाननशीन होना। 149 हो गया। 150 एन ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग पेंडुलम while oscillating while crossing mean position of oscillating track possess। सिंपल सी बात है कि एक बार फिर आपसे पूछा है कि मीन पोजीशन के लिए कौन सी सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम गलत है क्योंकि पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। मैक्सिमम एक्सेलरेशन गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, आपको सबके पता होने चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी हराम है क्योंकि मीन पोजीशन पर आकर वेलोसिटी पीक पे चली जाती है मैक्सिमा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 151 आपके लिए, द स्टिफनेस ऑफ एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम इज, क्या है जनाब, क्या स्प्रिंग का स्टिफनेस, स्टिफनेस पे नहीं खाना, स्टिफनेस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मास से कोई रिलेशन क्यों नहीं है, इसका मास से रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्प्रिंग का है तो मास के साथ इसका क्या काम है, समझ आ गई है। स्प्रिंग के साथ आप मास लगाओ ना लगाओ, इट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, और क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग याद रखना इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ ज्यादा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम, ओरिजिनल लेंथ कम तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है, करेक्ट ऑप्शन सी सही है।
152। मैंने 151 में सही मार्क किया सी। 151 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बाकी गलत है सारे। हाउ मेनी एंटी नोड्स विल बी फाउंड इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप ड्यूरिंग थर्ड ओवरटोन? शाबाश। तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 152 है डियर स्टूडेंट, और ये फरमा रहा है कि क्लोज ऑर्गन पाइप है और कौन सा ओवरटोन है प्लीज, और आपसे एंटी नोड मांग रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि थर्ड ओवरटोन से पहले केस मालूम करें। ओवरटोन हमेशा केस से एक ज्यादा होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। ओवरटोन हमेशा केस से एक कम होता है। जब ओवरटोन फर्स्ट हो तो केस 2 होता है, जब ओवरटोन 2 हो जाए तो केस 3 होता है। तो बताओ ओवरटोन कौन सा है? शाबाश है सर। तो इट मीन कि कौन से केस की बात हो रही है? फोर्थ केस इज कॉल्ड थर्ड ओवरटोन। अब फोर्थ केस के बजाय आप फर्स्ट केस ड्रा करो। ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो यहाँ बैठा हुआ हर स्टूडेंट जानता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट केस इस तरह होता है या नहीं? तो देखो फर्स्ट केस में इसमें कितने एंटी नोड बनते हैं? तो अगर फर्स्ट केस में एक एंटी नोड है तो सेकेंड केस में, थर्ड केस में और फोर्थ केस में, तो इट मीन के इन थर्ड ओवरटोन द एंटी नोड्स विल बी 4। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी होगा। करेक्ट ऑप्शन है 4, ए सही है। 153 153 है। दो ट्यूनिंग फोर्स हैं, एक ए है एक बी है। 4 बीट्स एक सेकंड में पैदा कर रहे हैं। अगर एक की फ्रीक्वेंसी 200 है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी अगर एफ ए 200 है तो एफ बी जो है वो इससे 4 ज्यादा भी हो सकती है, और 204 भी ठीक है और 196 भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी है। बोथ ए एंड सी दे का बोथ ए एंड बी दे सदा से। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन था 153 और बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। 154 10 पदी पूरी गई, सिंपल है। अच्छा, बीट से पिछले 6 साल से क्वेश्चन नहीं आया, बट बीट इज इन्वॉल्व इन सिलेबस। बीट इज इन्वॉल्व इन सिलेबस क्योंकि बीट इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव सिलेबस में लिखता है। यह अलग बात के पिछले 6 साल से इससे क्वेश्चन आया नहीं है। 154 द टेम्परेचर ऑफ एयर इज इंक्रीज बाय 3 डिग्री, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। तो आप जानते हो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो तो स्पीड इंक्रीज होता है 0.61। तो 1 डिग्री और तो डबल, 1 डिग्री और तो 3 टाइम, लिहाजा 8 इज मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 3 1.83 का इंक्रीज आएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 155 आपके नाम क्या होगा? कम योर क्वेश्चन दे। 55 155 a straight string of length 30 centimeter resonating in 3 loops, the wavelength of the waves will be। अच्छा जनाब, इसमें लेंथ आपको कितना मिला है? 30 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 3। वेवलेंथ होता है 2L डिवाइड बाय n, याद है फार्मूला? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 3, लेमडा इज 20 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए वेवलेंथ का फार्मूला आपको आता है, नंबर ऑफ लूप्स वगैरह पे डिवाइड करें, 20 सेंटीमीटर इसमें है, ऑप्शन ए में है। 156 आपके लिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन मॉइस्चर। नहीं, मॉइस्चर ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, मॉइस्चर कम तो स्पीड भी कम। हवा के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा जा रही हो तो आवाज की स्पीड मिनिमम होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो आवाज की स्पीड मैक्सिमम आती है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड पे डिपेंड करता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। आप रीजन भी जानते हो, क्योंकि V इज इक्वल टू गेमा P बाय रो। जिस एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा उस एटमॉस्फेयर में डेंसिटी भी, तो अगर प्रेशर डबल कर दो तो डेंसिटी भी डबल, लिहाजा टू न्यूट्रलाइज ईच अदर द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। हेंस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन सी है। हमारा इस टेस्ट के फिजिक्स पोर्शन की आखिरी कहानियां हैं, 3-4 एमसीक्यूज। अभी आपका सिर्फ इंग्लिश का डिस्कशन हुआ है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 156। 156 क्या फरमाता है? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट, ये तो हो गया ना। 157 है, द wavelength of standing waves is in given figure is 5 centimeter, the length of the string। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आसान बात है, कितने लूप्स बनाए हैं?
कितने लूप्स बनाए हैं जनाब? एंड डू यू नाउ टू लूप्स इज इक्वल टू वेवलेंथ, टू लूप्स इज इक्वल टू, ये बात याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जब दो लूप्स मिल जाए तो वेवलेंथ बन जाता है। तो वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ कितना है? 5, मतलब दो लूप्स 5 के बराबर है। तो अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है तो टोटल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। नहीं, इससे सॉल्व नहीं करना चाहते तो इससे सॉल्व कर दो मुझे, क्या? इट इज 2l डिवाइड बाय n, फार्मूला तो जानते हो। तो वेवलेंथ कितना दिया है? 5, 2 की जगह 2 लेंथ चाहिए और लूप्स कितने हैं? 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20/2 इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए और आते हैं। 158 158 फरमा रहा है 1000 joule of heat is lost by a system during isothermal contraction। ज्यादातर बच्चे हीट लॉस देखते हैं और वो समझते हैं कि जहां हीट लॉस हो जाए वहां टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज ऑप्शन पे दिया गया है ताकि भटकने वालों के लिए आसानी हो। समझ आ गई है? रास्ता भटकने वालों के लिए आसानी हो। एनी हाउ डियर स्टूडेंट्स, 158 में लोडेड वर्ड्स दो हैं, प्लीज मेरा साथ दीजिए। और जो लोडेड वर्ड्स हैं, एक लफ्ज है आइसोथर्मल और एक है कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन का मतलब है कि वॉल्यूम का डिक्रीज होना जरूरी है और आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लिहाजा वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो चलो बिगड़ी हुई ऑप्शन है, टेम्परेचर डिक्रीजेज हराम है, इससे दूर रहें। वॉल्यूम डिक्रीजेज सही है, टेम्परेचर कांस्टेंट सही है। बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। कंट्रैक्शन मीन वॉल्यूम डिक्रीजेज, आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपके जहन मुबारक में ये आ रहा है कि सर हीट तो लॉस हो रहा है और लॉस ऑफ हीट से तो कूलिंग पैदा होती है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट, कंट्रैक्शन हीट पैदा करता है। तो अगर 1000 जॉल बाहर जा रहा है तो कंट्रैक्शन से 1000 जॉल पैदा भी होगा, लिहाजा टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 159। क्या फरमाते हैं? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 10 हर्ट्ज। वीवा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन? तो आपको याद है डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्लोज ऑर्गन पाइप का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो फ्रीक्वेंसी यहां हो वही आड इंटू F1, वही आड इंटू F1। यानी यहाँ 2 हो तो यहाँ सेकेंड आड होगा, यहाँ 3 हो तो यहाँ थर्ड आड होगा, यहाँ 4 हो तो यहाँ फोर्थ आड होगा, यहाँ F5 हो तो फिफ्थ आड होगा। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन है तो ये कौन सा केस है? तो हम F4 मालूम कर रहे हैं। तो अगर इधर 4 लूंगा तो इधर फोर्थ आड मल्टीप्लाई बाय F1। तो फोर्थ आड क्या बनता है? 1 1 3 5 7, 7 इज द फोर्थ आड, तो 7 F1। लिहाजा 7 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर इज 70 हर्ट्ज। किस्ता का नाम किस्ता बाकी बस सर्कल कई, ऑप्शन ए है। 159 में कौन सा ठीक है? ए सही है। 160 आपके लिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होते, गलत है। वेलोसिटी मैक्सिमम गलत है, जब काइनेटिक मैक्सिमम नहीं है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम, क्योंकि जैसी काइनेटिक वैसी वेलोसिटी। शाबाश। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो ये कौन सा मुकद्दस मुकाम होता है, और एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 161 हमारा अगला क्वेश्चन है और ये फरमा रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो टर्मिनल वेलोसिटी का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सबको मालूम है, 2/9 रो बाई ईटा वाई हरानो रो बाई रो बाई ईटा आर स्क्वेयर जी। अच्छा, ये फार्मूला यूज कर रहे हो, ये वाला क्यों यूज नहीं कर रहे? VT इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी एम जी डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। डबल नहीं यूज कर द रेन ड्रॉप्स सपारा, रेन ड्रॉप्स के लिए नीचे वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहे, इनवर्सली टू आर नहीं ले रहे और डायरेक्टली टू आर स्क्वायर लोगे। जब रेन के ड्रॉप्स हो
तो उन सारे ड्रॉप्स की डेंसिटी सेम होती है लेकिन उनका मास सेम। और ये बात कान खोल के सुन लो, सही हर जगह ये बात मेरी आपके लिए काम आएगी जहां आपने डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन का फैसला करना हो। जो मैंने बोला हुआ आपने सुना, जहां डायरेक्ट या इनवर्स का फैसला करना हो तो जिनके दरमियान फैसला करोगे उनके अलावा बाकी सारी चीजों का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करना इसलिए हराम है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का तो रिलेशन ले रहे हैं, बाकी सारी चीजों का कांस्टेंट होना सेम जरूरी है। तो जी तो सबके लिए सेम है, 6 पाई और ईटा सेम है, लेकिन बाज रेन ड्रॉप छोटे होते हैं, बाज रेन ड्रॉप तो उनका मास सेम नहीं होता। अगर इक्वेशन में कोई थर्ड क्वांटिटी वेरिएबल बन जाए तो वहां से रिलेशन नहीं उठा सकते। समझ आ गई है? लिहाजा इस वक्त ये यूज नहीं होता। लेकिन चाहे रेन ड्रॉप छोटा हो चाहे बड़ा, डेंसिटी रिमेन्स। तो 2 भी सारे ड्रॉप्स के लिए सेम, 9 भी सेम, विस्कोसिटी भी सेम, डेंसिटी भी सेम, जी भी सेम। तो अब सिर्फ एक तरफ v वेरिएबल है और एक तरफ r वेरिएबल है। तो लिहाजा द करेक्ट रिलेशन इज दैट टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। मुस्तफा के खानानो, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ड्रॉप। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? बी है। और इनवर्सली होम इस स्टेटमेंट में मैंने ऑफ रेन ड्रॉप इज डायरेक्टली, अच्छा होता मैं इस तरह लिख लेता, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ रेन ड्रॉप। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता फिर ऑप्शन लिख देता डायरेक्टली टू आर स्क्वायर इनवर्सली टू आर, तो फिर भी इनवर्सली टू आर गलत था क्योंकि मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर दी। समझ आ गई है? डायरेक्टली टू आर स्क्वायर ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड फिजिक्स पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन बता रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास इंक्रीज हो गया विदाउट चेंजिंग द स्प्रिंग, तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। इफ मास मोहतरम इंक्रीज द टाइम मोहतरम इज आल्सो इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? करेक्ट ऑप्शन ए है।